हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में समझेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन अर्थात पर परागण कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो चल रहा है, लेसन दूसरा चैप्टर चल रहा है एनसीईआरटी बायोलॉजी का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और जैसा कि मेरा मोबाइल नंबर इसमें लिखा हुआ है 80 77 122 457, तो आप इस नंबर पर कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि किस प्रकार पेमेंट क्लास है, किस प्रकार लेनी है। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को, और मैं शेयर ज़रूर करते रहें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों तक ये मेरी वीडियो पहुंच सके और उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण कितने प्रकार का होता है। पहले 2 प्रकार के इसमें फैक्टर्स काम करते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, 2 प्रकार के जैविक कारक होते हैं, जैविक कारक और अजैविक कारक। ये 2 प्रकार के कारक होते हैं जिनके आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। तो एक तो होता है जंतु परागण, जो जैविक कारक के अंतर्गत आता है, बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत आता है। और दूसरे जो होते हैं वायु परागण और जल परागण, ये एबायोटिक फैक्टर के कारण आता है। तो इसका मतलब जो तरीके हैं, मोड हैं पर परागण के जो प्रकार हैं, वो 3 प्रकार का होता है: जंतु परागण, वायु परागण और जल परागण। जंतु परागण आता है बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत, जैविक कारक के अंतर्गत। वायु परागण तथा जल परागण जो आते हैं वो एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत आते हैं, अजैविक कारक के अंतर्गत आते हैं। वायु परागण के बारे में पहले समझते हैं। वायु परागण क्या होता है? वायु परागण या एनिमोफिली जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो परागकण होते हैं वो नर पुष्प के पुंकेसर से या पुंकेसर से जो परागकण परागित होकर मादा पुष्प तक जाते हैं। तो ये परागण जो होने के बाद किस माध्यम से जाती हैं, तो वो जो है माध्यम है वायु परागण में वायु होती है। तो एनिमोफिली जो है टाइप है, प्रकार है, इसमें वायु के माध्यम से ही पर परागण होता है। मतलब वायु के माध्यम से ही परागकण पॉलिन ग्रेन्स नर फ्लावर से मादा फ्लावर पर जाते हैं, या पुंकेसर से स्टिग्मा पर जाते हैं। तो ऐसे पुष्प जिनमें वायु परागण होता है, वायु परागित पुष्प कहलाते हैं, एनिमोफिलस फ्लावर कहलाते हैं। इसके बाद आता है कि इसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो ऐसे पुष्प जिनमें वायु परागण होता है, वायु परागित पुष्प जो होते हैं, उनमें ये कितनी विशेषताएं होनी चाहिए? 8 विशेषताएं होनी चाहिए। पहला जो विशेषता है वो आकर्षणहीन पुष्प। तो वायु परागित पुष्प जो होते हैं, उनमें पहली विशेषता ये होती है कि ये आकर्षणहीन होते हैं। ये आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें आकर्षण के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। वायु से अपने आप ही पॉलिन ग्रेन्स उड़ जाते हैं, तो इसमें आकर्षण की आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए ये छोटे होते हैं और आकर्षण रहित होते हैं। और ना ही ये चमकीले रंग के होते हैं, चमकीले जैसे किसी कलर्ड रंग के भी नहीं होते हैं। और इनमें ना तो कोई गंध होती है, गंध मतलब कोई गंध की आवश्यकता ही नहीं होती है, इसलिए इसमें गंध भी नहीं होती। और इसमें मकरंद भी नहीं होता, ना तो इसमें मकरंद होता है, ना ही इसमें गंध होती है, और ना ही ये चमकीले रंग के होते हैं। ये रंगहीन, छोटे और आकर्षण रहित होते हैं। दूसरा आता है एकलिंगी पुष्प। एकलिंगी पुष्प का मतलब जो होता है कि वायु परागित पुष्प जो है प्रायः कैसे होते हैं? एकलिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। ये या तो पत्तियों वाले भाग के ऊपर निकलते हैं, जहाँ पत्तियाँ निकलती हैं उसके भाग के ठीक ऊपर निकलते हैं, जिससे कि वायु जो है उसमें आसानी से उनके परागकण को हवा में ले जा सके और दूसरे पौधों तक पहुँचा सके। जैसे कि मक्का में होता है, मक्का में जो पत्तियाँ होती हैं, उन पत्तियों के ऊपर की तरफ फ्लावर्स निकले होते हैं, और नई पत्तियां निकलने से पहले ये खिल भी जाते हैं। तो नई पत्तियां निकलेंगी तो ऊपर की तरफ ही निकलेंगी, इसलिए नई पत्तियों के निकलने से पहले ये खिल भी जाते हैं। ऐसे भी जो जिनमें नई पत्तियों के खिलने से पहले खिल जाते हैं, वो जैसे पॉपुलर में ऐसा होता है कि नई पत्तियां निकलती हैं, उससे पहले खिल जाती हैं, और खिलने के पश्चात
उनमें परागण की क्रिया हो जाती है। और जो मक्का है उसमें पत्तियों वाला जो भाग होता है उसके ठीक ऊपर की तरफ पुष्प और अब ठीक है। मेल फ्लावर जो है वो मक्का के पौधे में सबसे ऊपर पत्तियों के ठीक ऊपर पाए जाते हैं। तीसरा आता है अल्प विकसित बाह्यदल एवं दल। बाह्यदल एवं दल या तो होते ही नहीं हैं, बाह्यदल और दल तो इनका जो बाह्यदल पुंज है, दल पुंज जो है वो इसमें या तो होते ही नहीं है, अगर होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि इनका कोई काम नहीं होता। अगर ये होंगे तो ये परागकणों को हवा में उड़ने नहीं देंगे और बीच में ही रोक लेंगे। तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज इसमें या तो होते ही नहीं हैं, और होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम होते हैं। ये तीसरा जो अल्पविकसित बाह्य दल, इसे मैं समझा रहा हूँ आपको। इससे परागकणों और वर्तिकाग्र के बीच रुकावट न बन सके। ये छोटे बहुत होते हैं इसलिए क्योंकि ये जैसे कि वर्तिकाग्र और परागकण के मध्य में जो वर्तिकाग्र और परागकण की रुकावट, किसी तरह की रुकावट न बन सके, इसलिए ये बहुत छोटे होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। चौथा आता है परागकणों की अधिक मात्रा। तो प्रचुर मात्रा में परागकण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वायु के झोंके से परागकण अधिकांश मात्रा में इधर उधर उड़ जाते हैं, गिरकर नष्ट भी हो जाते हैं। थोड़े बहुत ही परागकण होते हैं जो वर्तिकाग्र तक पहुंच पाते हैं, बाकी अधिकतर परागकण या तो बहुत दूर चले जाते हैं या मिट्टी में गिर जाते हैं, वहीं गिर जाते हैं जहाँ तो उड़ते हैं वहीं पर गिर जाते हैं, या बहुत बहुत दूर चले जाते हैं। ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहाँ वो पौधे होते ही नहीं हैं, उनकी जाति के पौधे होते ही नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए तो बहुत कम, थोड़े बहुत ही परागकण हैं जो सही पौधे तक और सही मादा पुष्प तक पहुंच पाते हैं। जैसे कि उदाहरण में मक्का तथा रूमेक्स जो होता है ये पौधा, इसमें 2 करोड़ तथा 40 करोड़ परागकण उत्पन्न होते हैं। लगभग कितने 2 करोड़ या 40 करोड़ तक, 2 करोड़ से लेकर 40 करोड़ तक परागकण उत्पन्न होते हैं मक्का और रूमेक्स में। तो इतने ज़्यादा उत्पन्न होते हैं कि ये अधिक से अधिक संख्या में उड़ सकें और फीमेल फ्लावर तक कुछ तो पहुंच सकें, भले ही जाए बाकी नष्ट हो जाएं। परागकण छोटे तथा शुष्क और हल्के। परागकण कैसे छोटे होते हैं, कौन सा है 5वां हेडिंग है, छोटे होते हैं, शुष्क होते हैं और हल्के परागकण होते हैं। अर्थात जैसे वायु में इसलिए होते हैं ऐसे कि जैसे कि ये हल्के इसलिए होते हैं, छोटे इसलिए होते हैं जिससे कि ये वायु में आसानी से उड़ सकें। शुष्क इसलिए होते हैं जिससे कि अगर ये गीले होंगे तो ये भारी हो जाएंगे और हवा में हल्के से झोंके से भी आसानी से नहीं उड़ पाएंगे, इसलिए ये शुष्क, हल्के, छोटे होते हैं जिससे वायु में आसानी से उड़ सकें। जैसे कि चीड़ के परागकण पंख युक्त होते हैं। चीड़ का जो परागकण हो कैसा होता है, पंख युक्त होता है, और जिससे कि इसमें उड़ने में हल्के से झोंके से ही उड़ने में दूर दूर तक उड़ सकते हैं, उड़ने में सहायता मिलती है। पर पंख युक्त होते हैं इसलिए ये विंग्ड सीड्स कहलाते हैं। छठा जो होता है लंबी पुष्प पुंकेसर पुंतंतु। तो पुंकेसर का जो पुंतंतु होता है, फिलामेंट, स्टैमेन का जो फिलामेंट होता है वो लंबा होता है, पतला और लंबा होता है, जिससे ये पुष्प बाहर की तरफ निकल सकें। स्टैमेन और जो लंबे पतले होते हैं पुंतंतु, स्टैमेन इनके लंबे पतले होते हैं, जिससे कि जो परागकण हैं उनके परागकोश बाहर की तरफ, अधिक से अधिक बाहर की तरफ निकल सकें, जिससे कि हवा के झोंके आते ही वो तुरंत वहाँ से उड़कर दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुँच जाएँ, वर्तिकाग्र तक पहुँच जाएँ। जैसे कि पॉपुलर के पुष्प में आप देखिए उसमें क्या होता है कि परागकोश स्टैमेन जो होता है उसका स्टैमेन का फिलामेंट काफ़ी लंबा होता है। मुक्त दोली परागकोश, अगला है मुक्त दोली परागकोश। तो मुक्त दोली परागकोश का मतलब होता है घास, जैसे उदाहरण है जैसे घास है, ताड़ का वृक्ष है, घास का पेड़ है, ऐसे इनके पुष्पों में परागकण अपने पुंतंतुओं पर झूलते रहते हैं, हल्के हल्के हिलते रहते हैं।
अर्थात परागकोश का निवेशन मुक्तदोली प्रकार का होता है, जिससे ये वायु में आसानी से झूल सकें। ठीक है, मुक्तदोली प्रकार का होता है। फिलामेंट के ऊपर परागकोश हल्के हल्के हिलते रहते हैं, मुक्तदोली होते हैं, जिसके कारण क्या है कि दोलन करने से, मुक्तदोली होने से इनके से परागकण आराम से छिटक जाते हैं और हवा में उड़कर दूसरे फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। 8वां और आखिरी आता है लंबा वर्तिकाग्र। फीमेल का जो फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर में वर्तिकाग्र काफ़ी लंबा होता है, जिससे कि पुष्प बाहर निकल आता है, या वर्तिकाग्र बाहर निकल आता है, जिससे क्या होता है कि हवा में उड़ते हुए परागकण आसानी से इन वर्तिकाग्र पर चिपक सकते हैं और आसानी से चिपक जाते हैं, जिससे कि ये इन्हें परागकण की क्रिया को संपन्न हो जाती है। और ये वर्तिकाग्र जो हैं ये चिपचिपे भी हो सकते हैं और रोम युक्त भी हो सकते हैं। जिनमें पॉपुलर जैसे पौधा है, तो पॉपुलर पौधे के जो पुष्प के वर्तिकाग्र हैं वो कैसे होते हैं, चिपचिपे होते हैं, और मक्का के जो पुष्प के वर्तिकाग्र हैं वो रोम युक्त होते हैं। ठीक है, तो मक्का के पुष्प के वर्तिकाग्र रोम युक्त होते हैं और पॉपुलर पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र चिपचिपे होते हैं, जिससे कि चिपचिपे होने के कारण परागकण पोलन ग्रेन्स इसमें आसानी से चिपक जाते हैं। रोम युक्त होने के कारण मक्का के पुष्प में रोम युक्त होने के कारण परागकण आसानी से इसमें उलझ जाते हैं, जिससे कि परागकण की क्रिया संपन्न हो पाती है। परागकोश में से जब परागकोश फटते हैं तब इनसे परागकण बाहर निकलते हैं और वायु के झोंके से इधर बिखर जाते हैं, और कुछ परागकण हवा में लटके हुए रोम युक्त वर्तिकाग्रों पर चिपक जाते हैं और परागण की क्रिया, वायु परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। इसके बाद आता है अगला जल परागण, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में देखिए क्या होता है कि हाइड्रोफिली जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जल, इसमें जल की आवश्यकता होती है, जल के माध्यम से परागण की क्रिया होती है। तो जल जो है जिसमें क्या होता है, नर और मादा दोनों ही जल के अंदर पाए जाएंगे और दोनों ही नर मादा फूल जो है जल के अंदर होंगे, जिससे कि कारण क्या है कि परागकण जल के माध्यम से नर पुष्प से मादा पुष्प तक तैरते हुए पहुंच जाएंगे। तो इसमें जल के माध्यम से ही परागण की क्रिया होती है, इसलिए इसे जल परागण कहते हैं और ये केवल जलीय पौधों में ही संपन्न होती है। तो जलीय पौधे दो प्रकार के हो गए, मतलब ये परागण जो है दो प्रकार के हो गए जलीय पौधों के आधार पर। एक तो अधोजल परागण और अधिजल परागण। अधोजल परागण हाइपोहाइड्रोफिली और अधिजल परागण एपहाइड्रोफिली। तो हाइपोहाइड्रोफिली क्या होता है, अधोजल परागण या हाइपोहाइड्रोफिली, इसमें क्या होता है कि परागण की क्रिया जल के भीतर होती है। हाइपो मान नीचे, जल के अंदर, जल के भीतर परागण की क्रिया होती है, जैसे कि जूस्टेरा में और सेरेटोफिल्लम में। जूस्टेरा और सेरेटोफिल्लम जो है इसके एग्जाम्पल हैं। तो जूस्टेरा में परागण सुई के आकार के निडल लाइक 250 माइक्रोन लंबे होते हैं। जूस्टेरा में परागण कैसे होते हैं, निडल लाइक होते हैं और 250 माइक्रोन लंबे होते हैं। वर्तिकाग्र की लंबा और खुला होता है। वर्तिकाग्र भी कैसा होता है, बहुत लंबा और खुला हुआ होता है, जिससे कि ये परागकण आए तो उसमें उलझ जाएँ। परागण पानी पर तैरते रहते हैं। परागकण क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स जब मेल फ्लावर से निकलते हैं तो मेल फ्लावर से निकलने के बाद ये परागण पानी पे तैरते हुए चले जाते हैं और तैरते रहते हैं और तैरते रहने के कारण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और वहाँ परागण क्रिया को संपन्न करते हैं। पॉलिनेशन जैसे ही पोलन ग्रेन्स जैसे ही वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, वर्तिकाग्र कुंडलित होकर इनके चारों ओर लिपट जाता है। ठीक है, क्योंकि ये धागे के समान होते हैं ना, निडल लाइक होते हैं, 250 माइक्रोन लंबे निडल लाइक होते हैं। तो जैसे ये पानी में तैरते रहते हैं और जैसे ही फीमेल फ्लावर पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो ये वर्तिकाग्र पर पहुंचते ही ये उसमें चारों ओर से लिपट जाते हैं वर्तिकाग्र पर। इस प्रकार हाइड्रोफिली की क्रिया की प्रोसेस पूरी होती है। अधिजल परागण एपहाइड्रोफिली, इसमें क्या होता है कि परागण जल की सतह पर होता है। ठीक है, परागण जो पॉलिनेशन क्रिया है वो जल की सतह पर होती है, जैसे हाइड्रिला और बेलिस्नेरिया।
हाइड्रिया और बैलिसनेरिया, इसमें मैं हाइड्रा नहीं लिखा है, हाइड्रा और बैलिसनेरिया दोनों पौधे में कैसे होती है, एप हाइड्रोफिली होती है। और एप हाइड्रोफिली में क्या होता है कि एप हाइड्रोफिली में पौधे कैसे होते हैं, एकलिंगी होते हैं, जलमग्न पादप होते हैं, एकलिंगी होते हैं और जलमग्न, जलमग्न होना जल निमग्न पादप पौधे होते हैं। इनमें पुष्प जल के अंदर बनते हैं, परंतु नर पुष्प विकसित होने के बाद पौधे से अलग हो जाता है और सतह पर आ जाता है। ठीक है, तो जो पुष्प है वो नर पौधे से नर पुष्प जो है वो अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद वहाँ से तैरता वो ऊपर की तरफ सतह पर आ जाएगा, और सतह पर आने के बाद पानी के साथ साथ ये चलना शुरू कर देगा। और जैसे ही मादा पुष्प आता है, मादा पुष्प से आने पर आकर मादा पुष्प से टकराता है और परागकण मादा पुष्प पे पहुंच जाते हैं और परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये बैलिसनेरिया और इसके उदाहरण है, बैलिसनेरिया उदाहरण है इसका, और दूसरा उदाहरण क्या है इसका, हाइड्रिला। अब लास्ट आता है जंतु परागण। पुष्पों में जंतुओं द्वारा होने वाले परागण को जंतु परागण कहते हैं। जंतु परागण साधारणतः कीटों, पक्षियों, चमगादड़ों अथवा घोंघों के द्वारा होता है। तो किन किन के द्वारा होता है, कीटों, पक्षियों, घोंघों, चींटियों और चमगादड़ों के द्वारा होता है, इसलिए इसे कीट परागण कीटों द्वारा होता है, तो उसमें कीट परागण कहते हैं। जैसे कि बीटल, ततैया, मधुमक्खी, तितली, बिना उड़ने वाले कीट, शलभ तो आदि जो मॉथ जो होते हैं, इनके द्वारा जो परागण होता है वो कीट परागण होता है। तो कीट परागण के लिए क्या क्या आवश्यकता है, और जो पक्षी के द्वारा होता है, अरे यार, पक्षियों द्वारा जो परागण होते हैं वो पक्षियों द्वारा जो परागण होते हैं वो पक्षियों द्वारा होते हैं तो पक्षी परागण कहते हैं, घोंघे द्वारा होते हैं तो घोंघे परागण कहते हैं, चींटी द्वारा होते हैं तो चींटी परागण कहते हैं, और ऐसी चमगादड़ के द्वारा माध्यम से होने वाले परागण को चमगादड़ परागण कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से जंतु परागण में कौन कौन से अनुकूलन होने चाहिए पुष्पों में, तो वो है रंग के आधार पर देखें तो इनमें रंग में आकर्षित रंग होने चाहिए, जिससे कि पक्षी या कीट पौधे जो हैं पक्षी या कीड़े जो हैं वो पुष्प की तरफ आकर्षित हों और उन पर आकर बैठें, जिससे कि उनके ऊपर परागकण चिपक जाएं, और वो जब मादा के ऊपर जाएं तो वहाँ पर परागकण छूट जाएं, प्रतिकाग्र पर छूट जाएं। सुगंधित होने चाहिए जिससे कि कीट इस पर आसानी से आकर्षित हो जाएं, इस पर बैठ जाएं, जैसे हर श्रृंगार का पौधा, बेला, मालती का पौधा, रात की रानी, इनके उदाहरण हैं। मकरंद में होना चाहिए, जैसे कि मधुमक्खी उस पर बैठ सकें, मक्खियाँ उस पर बैठ सकें, तितलियाँ उस पर बैठ सकें, जैसे मकरंद चूसने के लिए, जिससे कि परागण की क्रिया को संपन्न कर सकें। परागकण पोलन ग्रेन्स, परागकण जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो चिपचिपे होते हैं, शल्य में होते हैं, जिससे कि वो टांगों में आसानी से चिपक जाते हैं। तो इस परागकण इस तरह के भी होने चाहिए। पुष्पों का आकार, पुष्प बड़े होने चाहिए, भड़कीले रंग के होने चाहिए, जिससे कि वो आसानी से आकर्षित कर सकें, कीटों को, पक्षियों को आसानी से आकर्षित कर सकें। वर्तिकाग्र, कीट परागित पुष्पों का वर्तिकाग्र प्रायः दलपुंज के भीतर स्थित होता है, अर्थात और ये चिपचिपा व खुरदुरा होता है, जिससे कि परागकण एक ही सतह पर आसानी से चिपक सकें। दलपुंज के भीतर की तरफ होता है, जिससे कि इनके पास जब जाएंगे, मकरंद के लिए इनके पास जब जाएंगे कीट या फिर पक्षी, तो आराम से इनके ऊपर तरफ वर्तिकाग्र के ऊपर पोलन ग्रेन्स चिपक जाएं। तो इस प्रकार क्या है कि वायु परागण के बारे में ही आज हमने समझ लिया। अंजीर में भी अंजीर में भी कीट परागण होता है, साल्विया के पौधे में कीट परागण होता है, पक्षी परागण पक्षी द्वारा होता है, जैसे बिग्नोनिया का फूल है तो बिग्नोनिया में गुंजन करने वाली चिड़िया के द्वारा ही होता है, और स्ट्रेलिटिजिया में शहद वाली चिड़िया, सेमल तथा पागर में कौआ द्वारा, मैना द्वारा परागण क्रिया होती है। घोंघा परागण में जमीकंद आता है, तो इनमें क्या घोंघे के द्वारा परागण होता है। चींटी परागण जो होता है उसमें कदम्ब आता है, कदम्ब के जो फूल होते हैं उनमें चींटी परागण होता है। चमगादड़ परागण जो होता है वो कचनार और कदम्ब, इनमें चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। तो इस प्रकार ये परागण की प्रोसेस भी समाप्त होती है, परागण की चैप्टर भी समाप्त होता है। तो
आप लोगों से आशा है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को समझ में आया होगा अच्छी तरह से, और आप लोग मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर नए आए हैं मेरे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जैसे कि सारी वीडियो मेरे आपके पास आज मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और लाइक ज़रूर कर दीजिए, जैसे कि अधिक से अधिक यूट्यूब वाले भी मेरी अधिक से अधिक इस चैनल मेरे वीडियोज़ को दूर दूर तक पहुँचा सकें। और शेयर आप कर दीजिए अपने सभी ग्रुप में, जिससे कि आपके द्वारा भी मेरे वीडियोस अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक बच्चों तक इसके बारे में पढ़ सकें, उन्हें ज्ञान मिल सके। नमस्कार। अब मैं आज का चैप्टर यहीं समाप्त करता हूँ, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता हूँ। कल को इसके टॉपिक आगे कोई नेक्स्ट नया टॉपिक लूँगा। ठीक है, नमस्कार।